प्रोग्राम हलाते हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज बहुत अहम खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको अफ़सोसनाक खबर बताते हैं कि लीबिया से इटली, जी हाँ, इटली जाते हुए जैसे ही कश्ती इटली के साहल के पास पहुंची, तेज़ लहरों ने कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। कोई 250 के करीब लोग बताए जाते हैं कि कश्ती में सवार थे। इसकी जो सही गिनती किसी को भी इल्म नहीं है। और तकरीबन 100 लोगों को बचाया गया, 150 लोग जो हैं वो डूब गए। उसमें गुजरात, पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं, 28 लोग बताए जा रहे हैं, मगर अभी तक मुकम्मल तादाद का किसी को भी इल्म नहीं है। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान छोड़कर यूरोप आना चाहते थे। और जब यहाँ पे टिकटॉक पे हमारे कोई कई दोस्त बड़ी वीडियो बना के डालते हैं कि हम इटली में हैं और शरीक ये कहते थे, फलाँ ये कहता था, आज मैं यहाँ पे बड़ी मौजें कर रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। तो फिर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, इस तरह की वीडियो देखते हैं। कोई ज़ेवर बेच देता है, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई कुछ बेच देता है और इस तरह एजेंटों के ज़रिए ये लोग दूसरे ममालिक में आना चाहते हैं, ख़ासकर यूरोप में। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जिन एजेंटों के ज़रिए ये आते हैं, मैंने कल भी इस पे काफ़ी लंबा प्रोग्राम किया था, आपको बताया था, 1 दिन नहीं गुज़रा है तो आपको खबर भी मिल गई है कि ये हालात बने हुए हैं। इसमें आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि ये पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती समझ लें, इस्लामी ममालिक की बदकिस्मती समझ लें कि हम सब लोग यूरोप में क्यों आना चाहते हैं। मैं भी ज़्यादा यूरोप में रहता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ कि मैं यूरोप में रहूँ। अगर मेरे से पूछे तो मैं किसी भी इस्लामी मुल्क में रहना पसंद नहीं करता। सैर व तफरीह ठीक है, मगर रहाइश वहाँ रखना मैं पसंद नहीं करता। इसी तरह जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी भी ख्वाहिश यही है कि हम यूरोप के ममालिक में जाएँ और वहाँ ज़िंदगी गुज़ारें। रात मेरी किसी से इसी मौज़ू पे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि देखिए पाकिस्तान है, वहाँ पे अगर आप गौर करें ना मेडिकल सिस्टम ऐसा है यूरोप की तरह, ना बेनिफिट सिस्टम ऐसा है, ना इंसानी हकूक़ का ख़्याल रखा जाता है। पुलिस है वो आपको हरामखोर मिलेगी और इस्लामी ममालिक किसी में भी आप चले जाएँ, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस का सलूक आपके साथ ठीक नहीं है। जो यूरोप में पुलिस है, अगर यहाँ पे अगर जेल में जाना किसी को पड़ जाए तो वो बता सकता है कि बुनियादी जो हकूक़ है जेल में भी दिए जाते हैं। खाना-पीना, साफ़-सुथरा बेड, रहाइश, वॉशरूम, हर चीज़ सहूलत वहाँ पे आपको। और भी अगर आप कोई हुनर जानते हैं तो मुकम्मल तौर पर तावन करते हैं और उसके मुताबिक आपकी मदद भी करते हैं। ये इस्लामी ममालिक नहीं है, मगर इस्लामी तलीम यही है यूरोप में जो चल रहा है। ठीक है, बेहयाई है, वो आप पाकिस्तान में मेरा ख़्याल जाके देख लें तो सड़कों पे भी आपको बेहयाई नज़र आती है। ये तो आप ने खुद देखना है कौन-सा रास्ता अख्तियार करना है। हमारे ममालिक जो मुसलमान हैं, वहाँ पे आपको ना तो मेडिकल की ये सहूलत है, ना कोई बेनिफिट सिस्टम है, ना इंसानियत है। ये आप खुद फैसला कर सकते हैं जो लोग पहले अरब ममालिक में रहे और बाद में यूरोप में आ गए। ठीक है, कई ममालिक है सऊदी अरब वगैरह, मगर वो भी पाकिस्तानियों को वो हकूक़ नहीं देते। आप सऊदी अरब की नेशनैलिटी नहीं ले सकते, सारी ज़िंदगी वहाँ बैठे रहें। शायद आप कोई चेंजिंग आई है दुबई वगैरह में, वो भी सबको नहीं मिलेगी। लेकिन यूरोप में क्योंकि यहाँ पे बेशुमार गैर मुल्की आते हैं, उनको फिर यहाँ की नेशनैलिटी भी दी जाती है। ये आम आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे जिनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी होती है, इंग्लैंड की नेशनैलिटी होती है और वो उससे अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और जिसके पास यूरोप की नेशनैलिटी है, वो अपने आप को खुशकिस्मत भी समझता है। क्योंकि अगर वो उसने काम किया है तो उसको बाकायदा तौर पर इतनी पेंशन वगैरह भी मिल जाती है अच्छी, कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। इंग्लैंड में तो इतनी सहूलतें हैं कि जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए बस कार्ड वगैरह भी फ्री कर देते हैं, कई बिल भी है जिसमें कुछ ना कुछ रियायत कर देते हैं। इसी तरह यूरोप के दूसरे ममालिक में भी ख़्याल रखा जाता है कि ये बूढ़े लोग हैं, इनको ये सहूलतें चाहिए, खुराक वगैरह का भी
अच्छा ख़्याल रखा जाता है अगर ओल्ड टाइम में आप चले जाएँ तो, ओल्ड होम में। ये मैं इसलिए थोड़ा-सा आज आपको बता रहा हूँ कि हम कहते तो हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं। अभी अगर आप देख लें तो आज ये जो तहरीक चली हुई है जेल भरो, राना सनाउल्लाह जिसको मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये हरामखोर है, वो आके बता रहा है कि हम उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर दूसरी तरफ उनको खाना नहीं दिया जा रहा, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, किसी को चक्की में बंद कर दिया, ये चीज़ें आपको यूरोप में नहीं मिलेंगी। इसीलिए आपने देखा कि ये अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जितने सियासतदान हैं, ये यूरोप में रखना पसंद करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूरोप में सहूलतें हैं वो अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी मेडिकल की इस तरह की सहूलत नहीं जो यहाँ जर्मनी वगैरह में है। मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, कनाडा भी रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, अरब ममालिक में भी घूमता फिरता रहता हूँ। लेकिन जो यूरोप ने एक सिस्टम दिया लोगों को वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ये मैंने इसलिए बताया कि आज इंसानियत अगर किसी ने देखनी है, तो इन ममालिक में आके देखे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड वगैरह भी हैं और भी ममालिक हैं दुनिया के। और उनमें कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे इस्लामी गवर्नमेंट हो या इस्लामी कवानीन हो, मगर ये अपने कवानीन का एहतराम करते हैं। हम रोज़ाना ज़बानी कवानीन बताते रहते हैं लोगों को कि इस्लामी कवानीन ये हैं, हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी चाहिए और यूरोप के मुताबिक अय्याशी चाहिए। ये सारा दिन आपको फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, इधर-उधर हर चीज़ मिलती रहेगी। ये थोड़ी-सी बात मैंने इसलिए की कि ये देख लें कितना जानी नुकसान हुआ, अब उन माँ-बाप के पे क्या गुज़रेगी, जिनकी औलाद चली गई। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ़ हुई देख के कि ये क्या हुआ है। मेरे पास वो वीडियो भी आई और किस हाल में वो बेचारों ने अपनी जो जान दी है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज इलेक्शन था पाकिस्तान में, ज़िमनी इलेक्शन था एक सीट पे और वहाँ पे ये मैं बता देता आपको कि 13 पार्टियाँ थी एक तरफ और 13 पार्टियाँ जो थी साथ आप उसमें एक और पार्टी शामिल कर लें, वो आप सब समझ गए होंगे और सब ने ज़ोर लगाया मिलकर। इमरान खान के जो खिलाड़ी थे, वो अक्सरियत से जीत गए और वहाँ पे शोर-शराबा शुरू हो गया। धांधली भी हुई, सारा दिन बड़ा ड्रामा भी चला, तमाशा भी लगा क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमें किसी पे एतमाद ही नहीं है। इधर आप जर्मनी में, यूरोप में जो लोग वोट डालने जाते हैं, उनको पता है यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि हम वोट डालने जा रहे हैं। खैर, हुआ ये है कि अब इमरान खान तो वहाँ से जीत गया, इसका खिलाड़ी जीत गया, सीट इन्होंने ले ली। मेरा मशवरा अब उन पार्टियों के लिए है जिन्होंने आप आके झूठ बोलना वहाँ पे और झूठ पर झूठ बोलेंगे। बड़े वो कह रहे थे कि हम खिदमत कर रहे हैं अवाम की। अवाम में ये निकल नहीं सकते। इनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम अवाम में जब जाएँ, शाहिद खां अब्बासी जो है, वो खुद ही कह रहा था कि अवाम हमें जूते मारती है। हमारा वो हशर करे अवाम कि हम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अवाम की जो भी ख्वाहिश है उसका एहतराम नहीं किया जा रहा और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ाना कोई नया ड्रामा लगता है और आइन को तोड़ा जा रहा है, गैर आइनी काम किए जा रहे हैं। यही वो चीज़ें हैं जो इन लोगों के लिए परेशानी का मूजब बनी हुई हैं कि हम अगर इलेक्शन करवा बैठे तो हमारे साथ फिर क्या होगा? हम किसी को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएँ कि सबको पता है कि इमरान खान ने जीत जाना है और सब पार्टियाँ उसके खिलाफ चल रही हैं। हमारी फ़ौज के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी इन्हीं पार्टियों का हिस्सा बने हुए हैं। नॉर्मल वो कहते तो हैं हमारा किसी से तल्लक नहीं है, मगर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बड़ी खौफ़नाक है। कहा जा रहा है कि हम मार्शल लॉ लगा देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहने के मुताबिक फ़ैसला ना किया। इस तरह की बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाई जा रही हैं। ये बात एक सीट की नहीं है। ये बात ये है कि जब तक आप पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएँगे और वहाँ पे उन लोगों को गवर्नमेंट नहीं देंगे
जो इलेक्शन जीत के आए। फिर अवाम जाने या वो जाने, जब अवाम उनको वोट दे रही है, तो अवाम फिर खुद उनसे पूछ लेगी, जनाब हमने आपको वोट दिया था, हमारी अवाम तो सब्र कर भी नहीं सकती आपके इल्म में कि इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम सब्र कर लें। तो वो फिर खुद ही हिसाब कर लेंगे। लेकिन जो भी लोग इस वक़्त ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, उन्हें भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। पूरे मुल्क की सलामती खतरे में ना डालें और हमारी जो आला अदलिया है, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बारहा दफ़ा प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ। उन्हें भी चाहिए कि वो काम करें जो यहाँ आइन कहता है, जो कानून कहता है। वरना इनके मुताबिक आप फैसले करते रहिए, जब आप चले जाते हैं, तो फिर आपको ये गालियाँ देते हैं। मरियम सब जजों के नाम ले रही थी, फिर फौजी ऑफिसरों के नाम भी ले रही थी। एक बड़ी अच्छी लगी मुझे बात कि वो बाजवा का नाम बोल गई, तो एक लड़की ने कहा कि बाजवा तेरा बाप लगता है, उसका नाम नहीं लिया। तो ये सोशल मीडिया की मैं बात बता रहा हूँ। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि अगर आप कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उनको फैसला करने का हक देना चाहिए। छोड़ दीजिए ये तमाशा, ये ड्रामा, ये हरामखोरी बहुत हो चुकी है इस मुल्क में। अच्छा, मैं आज सोच रहा था एक बड़ी अहम बात कि यार कभी इन्होंने सोचा नहीं कि हम गलत जा रहे हैं, हमारा जो भी काम होता है वो गलत है, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ठीक नहीं है। क्या वजह ये सोचते क्यों नहीं है? कभी इंसान को शर्म आ ही जाती है ना, मगर इनको क्यों नहीं आ रही शर्म? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो जनाब आपको मैं ये बता देता हूँ कि शर्म अगर उतर जाए ना, तो फिर बंदा कहता कोई बात नहीं, जो होता होने दो। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप भी गौर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल इमरान खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जावेद अली को पेश किया गया और उसने बताया कि मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे फर्श पे बैठा दिया गया और उसकी बीवी और बच्चों को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया गया और धमकी दी गई कि उनके भी कपड़े उतार दिए जाएंगे और वीडियो अपलोड की जाएगी। वीडियो का जो आजकल सिलसिला पाकिस्तान में चला हुआ है, वो आप सबके सामने, और किस तरह ब्लैकमेल करके उससे एक बयान लिया गया और बयान आज चलाया गया। सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से कानून के तहत आप इस तरह के बयान सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है? किस आइन में ये लिखा हुआ है? मुझे ज़रा बताएगा कोई? चीफ जस्टिस साहब, आप बताएंगे कि किस आइन में ये लिखा हुआ है कि इस तरह के बयान लेके तो अपलोड किए जाएं और फिर लोगों की बीवियों को पुलिस स्टेशन बुला के कहा जाए कि इनको भी नंगा करके इनकी वीडियो बनाएंगे और अपनी मर्जी के बयान लिए जाए? कौन से कानून में ये लिखा हुआ है? कोई वहां पे कानूनदान है तो हमें बताइए। मैं जो बात आज करना चाह रहा हूं वो बड़ी अहम है। वो ये है कि सबसे पहले आप अंदाजा लगाएं कि जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरपरस्ती हासिल नहीं, इन लोगों को ये इस तरह के काम नहीं कर सकते। बाजवे के जाने के बाद हमने सोचा था कि पाकिस्तान की हालत बदलेगी, मगर अफसोस कि उससे भी बदतर हालात होते रहे और लोगों को नंगा करने का इनको बड़ा शौक है। लोगों की बीवियों को नंगा करने का बड़ा शौक है। जब कल को अवाम आपकी बीवियों को नंगा करेगी तो फिर आप क्या करेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब क्या करेंगे? जब आपकी बेटियों को नंगा किया जाएगा चीफ जस्टिस साहब, फिर आप कहां जाएंगे? मुझे बताइए। फिर उनकी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। जब मरियम की वीडियो अपलोड होगी तो फिर क्या किया जाएगा? फिर आपकी गैरत जागेगी। मैं ये आप सबको बताता हूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लोग जेलों में भी बैठे हुए हैं, लोग आवाज भी उठा रहे हैं। ये हमारी आर्मी है, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये तो किसी दुश्मन मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगते हैं। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है जजों को कि अगर आपने अक्टूबर तक ये लेके ना गए इलेक्शन की डेट तो हम मार्शल लॉ लगा देंगे। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और इस तरह के हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं अदालतों के लिए, जो बहुत ही अफसोसनाक है। आज पाकिस्तान है तो ये आर्मी है, आज पाकिस्तान है तो ये अदालतें हैं। आपने देखा ईरान में किस तरह इनकलाब आया था, उसके बाद वहां पे
इस तरह की अदालतों का क्या हशर किया था खमेनी ने। इस तरह के ऑफिसर जो हरामखोर थे, जो हक हलाल की रोजी नहीं कमा सकते थे, जिन्होंने हलफ तो हलाल के लिए थे मगर काम उनके हराम के थे, उनके साथ फिर खमेनी ने क्या सलूक किया था। अल्लाह ताला की तरफ से एक तकदीर ऊपर भी बैठी हुई है, और जब वो हरकत में आती है तो आप जैसों का फिर क्या हाल होता है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब जो हालात बने हुए हैं, इनका तरीका वारदात यही है कि जितने भी इमरान खान के साथ मकबूल लीडर हैं, उन सब पर केस बनाए जाए, उनको जेलों में डाला जाए ताकि पीटीआई को ख़त्म किया जाए। ये है असल मंसूबा, और जिसमें हमारी पाक फौज की आला क़यादत भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे फौजी ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। कमर जावेद बाजवा की जो टीम वहाँ पे बैठी हुई है, और वही तरीका वो अपना रहे हैं। खुद तो वो कुत्ता जलील हो रहा है, कहीं पे गिर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, मगर कौम को जिस चक्कर में डाल गया उससे कौम बाहर नहीं निकल पा रही। आज सब अदालतों की तरफ देख रहे। कल इमरान खान ने भी यही कहा कि हम सब अदालतों की तरफ देख रहे हैं। मैं अपने चीफ जस्टिस साहब को ये कहूँगा, तमाम अदलिया को कहूँगा कि सबसे पहले अपनी अदालतों में भी देखें कि आपके अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको किसी न किसी तरह अपने रास्ते से हटाएं, उन्हें फारग करें मुलाजमत से, और फिर एक दफ़ा आप डट जाए और डट कर मुकाबला करें इन हरामखोरों का। उसमें हमारी आर्मी के चंद ऑफिसर भी शामिल हैं, उसमें ये माफिया बहुत बड़ी है, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, अवाम आपका साथ देगी, कौम आपके साथ होगी, और आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आपके इल्म में है कि जब अदलिया पे मुश्किल वक्त आया था तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कौम ने कुर्बानियाँ दी थी, और सबसे बड़ा जलसा जुलूस जो भी था वो लेके बहरहाल उस वक्त तो नवाज शरीफ निकला था, लेकिन आज नवाज शरीफ की टीम इन जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इन जजों के खिलाफ रोजाना कोई ना कोई आके मीडिया पे बकवास कर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं इस चीज़ की। अगर अदलिया साथ दे अवाम का तो अवाम आपका साथ देगी। अदलिया इंसाफ पे फैसले कीजिए, हकीकत पे फैसले कीजिए। अगर आप देखें कि जो कुछ भी हमारी जो आर्मी की आला क़यादत है वो करवा रही है, आपको भी पता है कि ये गैर कानूनी है, आपको भी पता है कि ये सब जो कुछ भी ये करवा रहे हैं जुल्म है। आज देखे लोगों की बच्चियां महफूज नहीं, उनको नंगा किया जाता है, वो डेरे हैं वो नंगा करते हैं। बलूचिस्तान में किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, उसके बाद आप खुद देख ले, और जगह पे भी आपको बेशुमार इस तरह के वाक़यात नजर आएंगे कि क्या हो रहा है। वजह यही है कि हमारी अदलिया की कमज़ोरी है, और जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हमारी अदलिया जब तक ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। आज आप देख लें, पुराने हमारे जो इस्लामी सिपा सलार थे, उनकी तारीख पढ़े। एक औरत अगर खत लिखती थी तो वो क्या करते थे। आज यही सिपा सलार जो है, ये लोगों की बच्चियों को, बीवियों को उठाकर धमकियां देते हैं कि इनको नंगा कर दिया जाएगा और वीडियो अपलोड की जाएगी, अपनी मर्जी के बयान लेने के लिए तशद्दुद किया जाता है। ये राना सनाउल्लाह आजकल जो हालात पैदा कर रहा है, और इसको जो लोग भी लेके आए हुए हैं इसी मकसद के लिए लेके आए हुए हैं कि ये लोगों पे जुल्म करें। मैं आप सब अपनी जो अवाम है जो देख रही है हमारे प्रोग्राम भी, और दुनिया पे भी, दुनिया भर से भी देख रहे हैं, अगर आपने आज भी आवाज़ ना उठाई तो ये आप अकेले अकेले को इसी तरह मारेंगे, इसी तरह आपके साथ सलूक करेंगे। अभी जुवेद अली ने जो बताया इमरान खान के सामने बैठकर कि मेरे साथ ऐसा जुल्म किया गया कि जिस्म के नाजुक हिस्सों पर ईंटें बांध दी गई, ये कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके बच्चों के साथ, आपके बेटे के साथ अगर ये ईंटें बांधी जाएं तो फिर क्या करेंगे। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब और पूरी उनकी टीम से, अगर आपके बच्चों के कोई ईंटें बांध दी जाए, आपकी बेटियों को वहाँ पे ला के उनको नंगा करके तस्वीरें अपलोड की जाए, फिर आप क्या करेंगे। फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी गैरत अगर ना जागी तो फिर कभी भी गैरत नहीं आपकी जागी। जब तक आप मुल्क की, वतन की बेटियों को अपनी बेटियां नहीं समझेंगे, उन खवातीन को अपनी इज्जतें नहीं समझेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी तब्दीली ला सकें। गौर कीजिए मेरी इन बातों पर, ये काफ़ी सख्त बातें हैं, मगर हमारे प्रोग्रामों में इससे भी सख्त बातें लोग करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान
की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। आज कौम को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। ये कोई हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं है, ये कोई दुश्मन की फ़ौज नहीं, ये हमारी फ़ौज हमारे साथ ये सलूक कर रही है। पूरी फ़ौज की मैं बात नहीं कर रहा, जब फ़ौज आती है तो अल्लाह की आदत जो उनकी है उसकी बात की जाती है। वो जिस तरह दुश्मनों जैसा सलूक करते हैं, वहाँ पे सबकी खामोशी जो है ये बता रही है कि कौम की गैरत भी जो है वो मेरा मर चुकी है। इस गैरत को जगा लीजिए इससे पहले कि आपके घरों तक ये लोग पहुँच जाए, इससे पहले कि एक क्लर्क है वो मेरा ख्याल है बता रहा था और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह धोखे के साथ, और जो पुलिस इसमें मुलव्वस है उनकी बेटियों के साथ भी कल को ऐसे होगा, उनकी माओं के साथ भी ऐसे होगा। ये मत भूलें कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, जो आप कर रहे जो बो रहे हैं वही काटना पड़ेगा आपको। ये नहीं होता कि आप कुछ और बोए और काटे कुछ और, ऐसे नहीं होता। जिस तरह का सलूक आप अवाम से कर रहे हैं, कल को अवाम से ये तो ना कीजिएगा कि वो आपके साथ कोई अच्छी की उम्मीद रखे। इसलिए ऐसे पुलिस ऑफिसर, ऐसी जो अदलिया है, ऐसे जो माफिया है, जो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टीम है, उनको होश के नाखन लेने चाहिए। ये आपका मुल्क है, ये बड़ी कुर्बानियों के साथ मुल्क बनाया था। 80,000 खवातीन ने अपनी इज्जतें जो है वो कुर्बान की थी, वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान की थी, मगर आप जैसे हरामखोरों ने उनकी कदर नहीं की। आप हरामखोर ऐसे है कि आपने वहाँ पे याशी के अड्डे बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी लड़कियों की वीडियो अपलोड हो रही है। मैं शर्म आती है आपको सुनाते कि हमारे जो भी फौज के आला क़यादत के लोग हैं वो किन कामों में मुलव्वस हुए हुए हैं। रंगलियाँ मना रहे हैं, औरतों के साथ ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें ऐसी ऐसी आपकी वीडियो अपलोड वो करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जाइए सोशल मीडिया पे, फिर आपको पता चले कि क्या हो रहा है। इसलिए होश के नाखन लें अभी भी, मैं आपको कह रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को बचा लीजिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि कौम आपकी इज्जत करे तो आज आपको कौम की इज्जत का भी ख्याल करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में जवेद इकबाल चीमा साहब हमारा साथ देंगे और दूसरे में यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे। और चीमा साहब की बातें बड़ी अच्छी होती हैं। कॉमर्स आप पढ़ें तो लोग बड़े अच्छे कॉमर्स लिखते हैं चीमा साहब के बारे में, और बताते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये जो भी बातें कर रहे हैं उसी तरह ही है। अच्छा, कई लोग हमें कॉमर्स में गलत चीज़ें लिख देते हैं, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि अगर उनकी तरबियत अच्छी नहीं कोई कर सका तो उसमें हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमारा कसूर तो कोई नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि ये भी ज़ाहिर हमारे माशरे का हिस्सा है। तो चलते हैं चीमा साहब की तरफ। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब, बड़ा अहम सवाल है, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वो जो जवेद अली की थी? जी नहीं, मैंने नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। पहले हिस्से में होंगे जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से, और दूसरे में यकूब साहब इटली से होंगे हमारे साथ। आज आप देख रहे हैं जो हालात पाकिस्तान में, अगर उस पर सच बात की जाए, आईना दिखाया जाए, तो लोग बुरा मना जाते हैं। वही लोग बुरा मनाते हैं जो जाहल है, जिनमें शौर नहीं, जिनमें अकल नहीं। हमारे कॉमर्स में भी गैर अखलाकी चीज़ें लोग लिख जाते हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि इस माशरे में ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह जिस माहौल में आँख खोली, उनकी तरबियत में कोई अगर कमी रह गई है तो उसमें कसूर माशरे का भी है। ये नहीं कि उनके वालिदैन का कसूर है, उनके टीचरों का कसूर है। चीमा साहब, क्या ख्याल है जो लोग सब कुछ देखने के बावजूद बेहयाई और ऐसी चीज़ें लिख देते हैं गैर अखलाकी? आप पहले उनके बारे में चंद अल्फाज से बताइए, लंबा नहीं, छोटा सा ज़रा। जी मुबारक साहब, बात आपकी सच है। असल में ये हमारी जहलियत है, हमारा जहलानापन है। हमें रोशनाई नहीं है इस बारे में, और ये समझे कि शऊर नहीं है हमारे अंदर। तो इसमें उनका भी कसूर कम है, हम्म। क्योंकि आदमी का जो जितना उसको इल्म होता है उसने उतनी बात कहनी होती है। तो एक आदमी ना, वो कहते हैं अगर डड्डू समुद्र में किसी तो कहते हैं कुएं में गिर जाए तो उसे तो वो समुद्र ही नजर आता है। क्या ख्याल है? हम्म। हालांकि समुद्र और बात है और वो कुआं और बात है।
डड्डू के हुँ। लिए वही समुंदर है। तो बस ये है, इतना ही काफ़ी है उसके लिए कि वो अपनी-अपनी ज़हानत और अपनी-अपनी तालीम के हिसाब से जो उसने शुरू से बचपन से हासिल किया है, उसी हिसाब से बात करेगा, लाज़मी बात है। अच्छा चीमा साहब 1-2 सवाल आपसे मैं बड़े अहम करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। एक तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने नहीं देखी एक जवेद अली बंदे को पेश किया गया, उसको पुलिस उठा के ले गई, उसके कपड़े उतार दिए, उसको ठंडे फर्श पे बैठाया गया, उसके जिस्म के जो नाज़ुक जगह थी उनके साथ ईंटें बाँध दी गई, फिर उसको हेलो? जी, जी, जी। उसको फिर कहा गया कि आपकी बीवी को भी बुला लिया गया, उसके भी कपड़े उतार के वीडियो अपलोड की जाएगी, पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ हुआ। फ़ौज की आला क़यादत की अच्छा, निगरानी में हुआ, फ़ौज की आला क़यादत वहाँ मौजूद थी, ये बताया जा रहा है, उसकी अच्छा, आँखों पे पट्टी बाँधी हुई थी। अच्छा। मुझे ये बताइए ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त देता है? कानून इसकी चीज़ की इजाज़त देता है, आइन देता है? अच्छा, फ़ौज भी वहाँ मौजूद थी। हाँ जी, ये बताया जा रहा है मैं कि आपका वही वही फ़ौज का आला अच्छा। अफ़सर जो वहाँ पे तो मैं मौजूद आपका ये जो अभी देता हूँ इसका जवाब एक एक मिनट के लिए पहले ये एक अब आप सुन लें कि वजीर आजम जो बूट पॉलिश हमारा है, हैं? जी। वो चैरी ब्लॉसम उसने आज बयान दिया है बलूचिस्तान के बारे में। हुँ, वो दहशतगर्दों के कि हुँ, सजा से बच नहीं सकेंगे और वही वो 70-72 साल बाद जो हुक्मरान बयान देते हैं, नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। तो मैं उसको पैगाम देना चाहता हूँ चैरी ब्लॉसम को और इस जो राणा सनाउल्लाह जैसे फूली कुत्ते हैं और ये जो हुक्मरान बगैरत हुक्मरान हम पे इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी तक तुम तो सजा से बचे हुए हो, हुँ, तुम्हें तो सजा नहीं हुई, तुमने मार्टाउन के कत्ल किए, तुमने नाहक खून बहाया, हुँ, उसका तो इबरत का निशान अभी तक हमने तुमको नहीं बढ़ाया। हुँ, और तुम वजीर आजम साहब तुम भी याद रखो, तुमने भी अभी जो है ना सजा पे सजा से नहीं बचना, तुम्हें भी सजा होनी है और तुमने भी इबरत का निशान मैं अपनी उस बगैरत भतीजी और मैं इस बूली कुत्ते के तुमने भी इबरत का निशान बनना है, उस मॉडल टाउन के कातलों का हिसाब देना है, वजीराबाद के ऊपर जो गोलियां चलाई वहां नाहक खून बहा, वहां भी तुमने कत्ल का हिसाब देना है और भी जितने तुमने कत्ल किए हैं सबका तुमने हिसाब देना है। तुम भी सजा से नहीं बच सकोगे, तुम्हें भी हम इबरत का निशान बनाएंगे। ये है उसके लिए। जी, अब आए दूसरी बात की तरफ। अब आपका सवाल आपने जो सवाल किया है जी, वो जो मैंने वीडियो तो नहीं देखी, फौज के बारे में आप कह रहे हैं, तो मैं आज ये आपसे मुबारक साहब बड़े दुख से अपनी फौज को जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा खुदारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, माई लॉर्ड, बस करो, बस करो, बस करो, बहुत हो गया, हुँ, बहुत हो गया। ये तजर्बात बंद करो, ये लोगों से बयान लेने बंद करो, ये वीडियो बनाने बंद करो, ये नंगा करना बंद करो। ऐसे ही जो है ना जो भी ये तजर्बे तुम कर रहे हो, अकल के नाखन लो, मुल्क से दुश्मनी खत्म कर दो, मुल्क को आगे चलने दो, अपने इमरान खान के बुगज में जो ना लोगों के जुल्म मत करो और इस बुगज के ऊपर के इमरान खान आएगा और तुम्हारे साथ इमरान खान तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। हुँ, इमरान खान को अपनी वापस अपनी जगह पे आने दो, इलेक्शन करवाओ, जो भी आ जाए उसको खुश आमदीद कहो। तुम इस मुल्क जो पटरी से उतारा है इस इस इसको पटरी पे वापस लाओ। तुमने ही पटरी पे उतारा था और तुम ही इसको पटरी पे वापस लाओ, इलेक्शन कराओ। ये इस मुल्क का हल है। हमने फौज को भी आजमा लिया, हमने ब्यूरोक्रेटों को भी आजमा लिया, हमने टेक्नोक्रेट को भी आजमा लिए, हमने सबको आजमा लिया। हुँ, खुदारा खुदारा माई लॉर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, सियासतदानों को आजाद कर दो, इनको लाने ले जाने घर भेजने का तजर्बा बंद कर दो, ये नंगे करने वाली वीडियो बनाने का तजर्बा बंद कर दो। बस इस नंगा करते करते जुल्म करते करते अब तुम खुद नंगे हो चुके हो। हुँ, तुम्हारी बड़ी इज्जत थी इस कौम के सामने, अब तुम बहरूपिये नंगे हो चुके हो, अब तुम बहरूपिये हो और लोगों की पता चल गया है कि तुम बहरूपिये हो, तुम नंगे हो चुके हो। अपने चेहरों से खुद नकाब उतार दो, हम वरना कौम तुम्हारे चेहरों पे नकाब उतारेगी। कौम को पता है, कौम के सामने तुम्हारे नकाब उतर चुके हैं, कौम को तुम्हारे नकाब के पीछे असल चेहरा नजर आ चुका है। तुम कश्मीर लेने के काबिल नहीं हो। पहले तुमने आधा आधा मुल्क शराब और जना के चक्कर में दे दिया, अब रहा सा कि टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। तुम क्या समझते हो कि एक इमरान खान को रास्ते से हटा दोगे,
इस तरह की फिल्में बना के, इस तरह की बयानबाजियां दो के उसको कमजोर कर दोगे तो आराम और चुपचाप से मुल्क चलाओगे। ये भूल जाओ, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है माई लॉर्ड, ये तुम्हारी भूल है। इस मुल्क में इनकलाब ने आना है और खून बहाया जाना है, तुम इसके जिम्मेदार होगे। अल्लाह ताला कोई और इमरान खान भेज देगा। अल्लाह ताला बेहतर सोच रहा है, अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। उसने क्या फैसला किया है तुम्हें भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। और कभी इमरान और कई इमरान खान पैदा हो चुके हैं जो तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर देंगे। एक इमरान खान को हटाओगे, कई इमरान खान तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। अगर तुम राना सनाउल्लाह जैसे बोली कुत्ते हमारे ऊपर मुसल्लत करोगे, मरियम जैसी बेगैरत औरत जो 4 महीने जना करती रही और 4 महीने के बाद जब बेटी पैदा होने वाली तो फिर उसने निकाह किया, ऐसी औरतों को तुम हमारे ऊपर मुसल्लत करोगे तो इन करप्ट खानदानों की हुकूमत में लाओगे तो तुम अपने सीने पर जो मेडल सजाओगे ना, वो मेडल नहीं, हमारी लाशों की बेहुरमती के निशान सजाओगे। ये याद रखो। मुल्क से क्या चाहते हो? मैं कहता हूं कौन कौन से तजर्बे करेगो? बंद कर दो जिस तजर्बात, बस करो। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, बस करो, बस करो, बहुत हो गया। चीफ ऑफ आर्मी साहब बस करो। तो मैं आखिर में एक चीफ ऑफ आर्मी साहब के लिए चंद शेर आपको देता हूं, सुनाता हूं, तो फिर खुदा हाफिज कहूंगा। जी अच्छा। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब, मैं हैरान हूं मुबारक साहब, मैंने 2009 तक सारी किताबें लिख दी थी। मैंने नई जो लिखा है वो छुपाए नहीं और मैंने लिखना बंद कर दिया था। मगर हर दौर में जो भी आता है ना, मेरे पुराने वो शेर ही वही काम देते हैं क्योंकि मुल्क बदला ही नहीं, मुल्क उसी तरह चल रहा है तो मेरे पुराने शेर ही काम आते हैं। ये मेरी पुरानी गजल है। तो आज भी मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब के नाम जो अपनी पुरानी गजल नहीं बदला, अगर बदला होता तो मैं नया शेर शामिल करता, मगर मैंने कहा चलो ओह जब बदला ही कुछ नहीं है, इस मुल्क में वही तजर्बे चल रहे हैं तो फिर चलो ऐसे तो ऐसे ही सही। तो मैं क्या आज करता हूँ सुनिए जी इरशाद। माई लॉर्ड चीफ ऑफ आर्मी साहब, करप्शन से दुनिया को एक पैगाम दे डालो, करप्शन से दुनिया को एक पैगाम दे डालो। हम हैं नंबर 1, हमें नोबल इनाम दे डालो। जो चला सकता है बेहतर हमसे चला ले, जो चला सकता है बेहतर हमसे चला ले। माई लॉर्ड एक ऐसा ही इश्तिहारी पैगाम दे डालो। और लिखते हैं बोलते हैं मांगते हैं क्यों, लिखते हैं बोलते हैं मांगते हैं क्यों, वोट देने का भी हर अल्जाम दे डालो। माई लॉर्ड बेचना अमेरिका के आगे अब खुफिया नहीं रहा, बेचना अमेरिका के आगे अब खुफिया नहीं रहा। खुल्लम खुल्ला ये खिदमत सर अंजाम दे डालो। वो तुम्हारी तो हर रात होती है रंगीन, माई लॉर्ड तुम्हारी तो हर रात होती है रंगीन, हमें तारों भरी एक शाम दे डालो। तुम तो हो अल्लाह वरफा मुफक्रे दीन अजल से, माई लॉर्ड तुम तो हो अल्लाह वरफा मुफक्रे दीन अजल से, हमें तो बस तारीफ इस्लाम दे डालो। सारा बोझ तो अदालतों पर है मेरे आका, सारा बोझ तो अदालतों पर है मेरे आका, आप भी किसी अदारे को लगाम दे डालो। अपनी दरखास्त किस अदारे के नाम करूं, माई लॉर्ड अपनी दरखास्त किस अदारे के नाम करूं, यतीम हूं मुझे भी कोई तो नाम दे डालो। और आखिरी शमशेर है, हम कैसे करेंगे एहतसाब करप्शन का, हम कैसे करेंगे एहतसाब करप्शन का, या बदल दो निजाम या हक के अवाम दे डालो। माई लॉर्ड या तुम बदल दो निजाम या हक के अवाम दे डालो। माई लॉर्ड तुम तो पी रहे हो डायरेक्ट सराही से, तुम तो पी रहे हो डायरेक्ट सराही से, हमें यूरोपियन स्टाइल वाला जाम ही दे डालो। क्या बात। वो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हमें जज्बाए हुब्बुल वतनी वाला अमाम दे डालो। जिससे मुसलमानों का हो जाए एहतसाब, हमें ऐसा कोई जमहूरी निजाम दे डालो। देखो हम बेहिस मकामे खुदकशी पे हैं, हमारी कुव्वते बर्दाश्त पे कोई नोबल इनाम दे डालो। माई लॉर्ड देखो हम बेहसी के मकामे खुदकशी पे हैं, हमारी कुव्वते बर्दाश्त पे कोई नोबल इनाम दे डालो। कभी पिछले जमाने में हम जिंदा दिल कौम थे, आखिरी 2 शेर हैं। कभी पिछले जमाने में हम जिंदा दिल कौम थे, अब शहाना दौर में कोई नया नाम दे डालो। क्या बात। आखिरी शेर है, आगाज़े इनकलाब तो कर नहीं सके हम जवेद,
आगाज इनकलाब तो कर नहीं सके हम जवेद, बस हमें खुद ही इनकलाबे अंजाम दे डालो। क्या बात, ये भाई लाड़ के नाम। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज कॉमर्स हमारे पढ़े, वहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई थी किसी साहब ने कि इनकी तो रातें रंगीन होती हैं और दिन भी इनके जो होते हैं शराब और शबाब की महफिलें सजती हैं और इनको कोई फिक्र नहीं। यही था उसका मफहूम, थोड़ा सा मैं बदल दिया। और इनको कोई फिक्र नहीं कि कौम किस हालत में है, कौम की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, किस जहन्नम में पड़ी हुई है कौम। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यकूब साहब के पास चलेंगे। आज के प्रोग्राम में उनको भी लेंगे, उनसे भी इसी तरह के सवालात पूछेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। चलते हैं यकूब साहब की तरफ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵੇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਗਾ ਗੇਟ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੁਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਲਮਕਾਣੀਆਂ, ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, और तुसी अंदर ही बैठे हो पूरी पाकिस्तानी कौम, मर जाओ डुब के। और तुहाडे च गैरत नहीं है, ईमान नहीं है। एक बंदे नाल इतनी ज्यादती भी होंदी है कि तुहाडे कोल एक आसमा मुनाफिक, एक है जिहड़ा चीफ इलेक्शन दा बुली कुत्ता है, जिहड़ा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਤਲੂਨ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ऐलान का इंतजार कर दियो पे, और गैरत हवे और मर जाओ, कोई नहीं है, दुआई खुदा दी है। मैं एक मस्कीन बंदा जे चिट्टा। अच्छा गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦਿਓ, ਲੰਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਦੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ 2 ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਕਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਜ ਮਾਰਦੀ ਉੱਥੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਨਾਨੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਛੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਨਾਬੀ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜੋਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਸਾਥ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਗੇ ਦੀ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਰ, ਬੇਗੈਰਤ, ਗੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੰਮਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗਈ, ਜੰਮਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਗੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। तो उन्होंने पता नहीं कि निकल गई है सफदरवान नाल।
ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ 5ਵੀਂ ਦਾ ਹਮਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 12ਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਫੱਡਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਫੱਡਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਗੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲਬੈਕ ਵਾਲਾ? ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਬੈਕ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦਾ ਵਲ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਲਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਨਦੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਗੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤੇ ਬਰਿਆਲਮਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਲੋ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਡਰ ਜੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਬਾਬਰਸਤਾਰ, ਅਤਲ ਬਿਨੂਲਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਅਦੀਬੀਆ ਕੇਸ ਦਾ ਰੋਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਦੀਬੀਆ ਪੇਪਰ ਮੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਥੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਫਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ DIG ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ IG ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਾਸੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ SP ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, FBI ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬਰੀ ਕਰਾਚੀ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਨਾ ਫੌਜ ਫੈਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਫੈਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਗਲ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਲੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਟਮੀ ਮਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4-5 ਜਰਨੈਲ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਤੱਕੋ ਕਿਆਨੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ, ਰਈਸ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਈਸ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਤੱਕੋ ਕੱਦ ਤੱਕੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਇਹਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਮਲਤਾ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ,
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਨਰਲ ਨਾਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਨਰਲ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 30-40 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਖੋ ਦਲੇ ਜਨਰਲ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਦਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਵੇਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਦਰ ਮਹਿਦੀ ਆਦਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਮੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਾਨ ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਮੋਹਿਤ ਵੀ ਰਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਮਗਰ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਉਸ ਕਬਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸਿਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਘੰਟੀ ਪਾਈ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦਿਓ ਉਹ ਜਾਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਤਵਾਰ ਅੱਛੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਵਾਰ ਅੱਛੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਚੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਠੀਕ है शाम ਨੂੰ टाइम दे बड़ी मेहरबानी अल्लाह वाले खुदा हाफिज नाज़रीन जी खूब साहब सादा तबीयत में हमेशा इसलिए कहता हूँ कि मैं बड़ा डिस्टर्ब होता है इनका प्रोग्राम जब लेता हूँ मगर लोग पसंद करते हैं मुझे बार बार काटना पड़ता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन देखते हैं कौन है लाइन पे जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन बोल रहा है कहाँ से समीना बात कर रही हूँ ऑस्ट्रिया से जी बताइए तो क्या कहना चाहेंगे मैंने बात करनी थी जनरल बाजवा साहब से जी मेरा जनरल बाजवा साहब से सवाल है कि जब आपने अवाम को चोरों डाकुओं कातलों और बगैरतों और गरदारों के हवाले कर दिया है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं आपने क्यों वर्दी पहनी हुई है आपको शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी सारी शर्म आनी चाहिए कि हम गरीब आवाम के ऊपर आपने किन लोगों को लाके बैठा दिया है कोई थोड़ा सारा पानी ले ले और उसमें डूब के आप मर जाए आपने लाखों और करोड़ों माओ की बदुआ के आगे आप आ गए हैं आपको हम लोग दिन रात बदुआएं दे रहे हैं बाजवा साहब आपको मैं चूड़ियां भिजवा रही हूँ डायमंड की आप मुझसे डायमंड की चूड़ियां ले लें और वो पहन ले और उस वक्त जब आप ये सारा कुछ देख रहे हैं ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं कि मुल्क में लोग कैसे गुर्बत से मार रहे हैं कैसे अपने बच्चों को मार रहे हैं तो आपको बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं लगता है आप बिल्कुल अल्लाह को भूल गए हैं या आप अपनी मौत को भूल गए हैं तो आपने पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को लाके बिठा दिया और अब आप बैठ के तो देख के खुश हो रहे हैं
स्वायत्त सीख है। आपको पता होना चाहिए कि जो 8 साल का बच्चा है उसके हाथ में पूरी वर्ल्ड है, उसके हाथ में। उसके पास YouTube है, उसके पास Facebook है, उसके पास ये है सोशल मीडिया है। आप बाजवा साहब किस को चुप कराएंगे और किस लिए चुप कराएंगे? अच्छा ये बताइए, एक तो हमारे लिए 1 मिनट आपने भी दरमियान में आज नहीं बोलना है, क्योंकि हमने चुप रह के इन गद्दारों को अपने सरों पे बिठा लिया, इनके जूते हम लोगों के सरों में डाल दिए। कभी आर्मी को हम कहते हैं कि हम करोड़ों सलाम करते हैं। अगर बाजवा साहब मुझे कहते हैं कि अपने जिस्म पे बांध लो बम और पहुंच जाओ किसी उस जगह पे जो हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी नाना नानी ने आज 1947 में बहनों की इज्जतों को लूटा उन लोगों ने, तो उधर चले जाओ ट्रकों के नीचे। तो बाजवा साहब हम लोग आज भी आप लोगों से इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आपने हमारे सारे प्यार का बेड़ा गर्क, खाना खराब कर दिया। मुझे तो बाजवा साहब वैसे आपकी अम्मी को भी आपके ऊपर अफसोस हो रहा होगा, उन्होंने एक गद्दार को पैदा किया। गरीब कौम को देख देख के ना बाजवा साहब आप ये समझ रहे हैं कि ये तो सारे सून बुकम हो जाएंगे, इनकी तो कोई बात नहीं चलेगी। तो आप ये थोड़ी देर के लिए भूल गए कि बाजवा साहब कब्र में आपने जाना है। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कब्र नसीब ना हो, आपको कलमा नसीब ना हो, आपको पाकिस्तान की जगह में आज जहाँ पे आप हैं आपको वहां पे दफनाने के लिए जगह न मिले। जिस तरह आपने पूरी 2 करोड़ आवाम को एक गद में खेल दिया, जिनके ऊपर आपने एक गद लाके बैठा दिया है। और आप ये भी समझते हैं कि समझते हैं बाजवा साहब कि अभी भी हम लोग चुप करके बैठे रहे, मतलब अभी भी हम लोग ना बोले कि आप लोगों ने हमसे सूखी रोटी तक छीन ली आवाम से। और बाहर हम लोग अगर बैठे हुए तो बाजवा साहब देखिए कि हम लोग बाहर कितना मिलियन पैसा भिजवा रहे हैं। ये आपके खातों पे नहीं बैठे हुए, आपको यहाँ से पैसा मिल रहा है बाजवा साहब, और दिन रात हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हम लोगों का यहाँ पे मेहनत कर करके क्या हाल हो गया है, लेकिन आप लोगों का लुट के हाल अभी तक पता नहीं। 75 सालों से बाजवा साहब आप लोगों ने इन लोगों को बिठाया, बार इनको हमारे सरों पे बिठा दिया और बार ये लुट के पाकिस्तान को बाहर ले गए, लेकिन आप लोगों के पेटों की आग नहीं भरी है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी भरेगी। आप लोगों के ऊपर ना बाजवा साहब मेरी तो बद्दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके ऊपर अब इस तरह का अजाब पैदा कर दे तो आपको कीड़ों वाली बीमारी में मुब्तला कर दे। अल्लाह पाक इस तरह का कोई एक ऐब से वो हो जाए कि आप बेड से ना उठ सके। जिस तरह बाजवा साहब आपके पीछे गरीब अवाम की बददुआएं लग गई हैं, अल्लाह से तौबा कर लें, क्योंकि पूरी दुनिया में आप फरून के नाम पे आगे हैं। आपको फरून की तरह अल्लाह पाक इबरत का निशान बना दे। और बाजवा साहब प्लीज वर्दी उतार दें, अल्लाह के वास्ते इस वर्दी को उतार दें। इस वर्दी का आपने कोई हक नहीं अदा किया। आपने जो 40-45 सालों से बार लुट के बाजवा साहब बाहर आके देखे अमेरिका में, उनके घर देखे, उनके बाथरूम में टाइलें लगी हुई है गोल्ड की, और ये मरियम को कहे तू तो एक इस तरह की गैरत और गंदी औरत है कि तेरा तो मैं एक अनपढ़ हूँ, एक जाहिल औरत हूँ, और मैं तेरा नाम लेना पसंद नहीं करती। मैं मौला साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती, मैं जरदारी का नाम लेना पसंद करती, मैं बिलावल भुट्टो हिजरे का नाम लेना पसंद नहीं करती। इन सब के लिए अल्लाह का एक ऐसा अजाब आएगा कि एक डंडे वाली सरकार आएगी, और बाजवा साहब आप उसमें फर्स्ट नंबर पे होंगे, क्योंकि आपने इनको हमारे ऊपर रातों रात बंद कमरों में आपने फैसले किए। आप इनको हमारे सरों पे लेके आए और आपने इनको हमारे सरों पे बिठाया, और देखे अब एक 75 साल का बंदा पाकिस्तान में बाबा, वो अपने पीछे रेड़ी बांध के, अपने जिस्म के ऊपर रेड़ी बांध के तो लोहा खींच रहा है। अल्लाह का खौफ करे और बात आ जाए इससे, जो आपने गलती कर ली है इस गलती को सुधारे
चले, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बातें कर दी हैं, फिर भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखिए कितना दर्द है। ये लोग रहते तो बाहर हैं, मगर अब वो ज़माना बाकी नहीं रहा कि लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते रहें और लूट मार करते रहें। बाजा साहब, आपके लिए ये पैगाम, मेरा ख्याल मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं वो सारे ही बड़े सख्त थे, मगर जो इस खतून ने आपको पैगाम दिया, जो भी सुने इस वीडियो को फॉरवर्ड करे। हमें किसी का कोई डर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।